स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक पपेट शो दिखाया जाता है और हमें उससे पता चलता है कि ये पपेट शो एक्चुअली को मून यंग की बचपन की स्टोरी है। इस स्टोरी में हमें एक छोटी बच्ची नज़र आती है जो कि अकेले एक बड़े से महल में रह रही होती है। वो छोटी बच्ची किसी से बातें नहीं करती है और ना ही बाहर खेलने जाती है, पर एक दिन वो बाहर के बच्चों के साथ खेलने जाती है। मून यंग बच्चों को मरे हुए चिड़िया के बच्चों के पंख ऑफर करती है। बच्चे ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। वो मून यंग को देखकर डरने लगते हैं। मून यंग के पीछे एक अजीब सा काला साया भी रहता है। बच्चे ये सब देखकर कहते हैं कि मून यंग एक चुड़ैल है और उससे दूर भाग जाते हैं। मून यंग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो अपने घर से दूर चली जाती है। जब वो रास्ते में जा रही होती है तो उसे एक तालाब नज़र आता है। वो अपना गुस्सा उतारने के लिए तालाब से मछलियाँ बाहर निकाल कर उन्हें मारने लगती है। तभी उसे नज़र आता है कि एक बच्चा तालाब में डूब रहा होता है। मून यंग उसकी जान बचा लेती है। वो छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि आगे की स्टोरी में हमें पता चलेगा कि वो मून गांगटे है। मून गांगटे इसके बाद मून यंग के साथ ही घूमने लगता है। वो उसके साथ साथ रहता है। दोनों दोस्त बन जाते हैं। दोनों इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि कभी एक दूसरे से अकेले नहीं रहते हैं। लेकिन एक दिन जब मून यंग अपने बगीचे में बैठी रहती है तो वो तितलियों के पंख तोड़ रही होती है। यहाँ पे गांगटे आता है और देख लेता है और मून यंग गांगटे से पूछती है कि क्या अब भी तुम मुझे पसंद करते हो। इस पर ये सब देखकर गांगटे डर जाता है और उसे छोड़ के भाग जाता है। गांगटे को पता चल जाता है कि मून यंग एक चुड़ैल है और वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो दोबारा एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं। कहानी इसी के साथ ही फाइनल क्रेडिट पर शिफ्ट होती है और हम देखते हैं यहाँ पे यंग मून यंग को, जो कि बहुत ही बड़ी हो चुकी है लेकिन वो अभी भी अकेले रहती है क्योंकि उसकी माँ जो है वो उसे कहती है कि तुम एक चुड़ैल हो। एक्चुअली उसकी माँ मर चुकी होती है। पीछे से एक आवाज़ आती है जिसमें ये कहा जाता है कि मून यंग हमेशा अकेले रहेगी क्योंकि वो एक चुड़ैल है। कहानी शिफ्ट होती है। हम आगे गांगटे के भाई सांगटे को देखते हैं। सांगटे एक ऑटिस्टिक चाइल्ड रहता है और वो एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ता है, लेकिन एक दिन सांगटे कुछ कर देता है, कोई बदमाशी कर देता है, जिसके बाद से गांगटे को उसके स्कूल में बुलाया जाता है। गांगटे वहाँ जाकर उसके प्रिंसिपल से बात करता है, पर उसका प्रिंसिपल सांगटे को अपने स्कूल में पढ़ाने से बिल्कुल ही मना कर देता है और बोलता है कि तुम अपने भाई को लेकर यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट पार्ट में हम मून यंग को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रही होती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि प्रेजेंट डे में मून यंग एक चिल्ड्रन बुक की ऑथर है और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तभी यहाँ पे एक छोटी बच्ची आती है और वो बोलती है कि आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ देंगी। तो मून यंग तैयार हो जाती है और उसे एक ऑटोग्राफ देने लगती है। वो छोटी बच्ची उसे बोलती है कि आप सचमुच में एक परी हैं। मून यंग पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक परी हूँ। तो इस पे वो छोटी बच्ची बोलती है कि मेरी माँ कहा करती है कि जो लड़कियाँ सुंदर होती हैं वो परी होती हैं। तो इस पर मून यंग उस बच्ची से कहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें सच नहीं बताती, कभी कभी चुड़ैल भी सुंदर होती है। ये बात सुनते ही बच्ची रोने लगती है और भागकर अपने माँ के पास चली जाती है। इतने में वहाँ मून यंग का मैनेजर आता है, मिस्टर ली मून यंग को बताते हैं कि आज ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल में बच्चों के साथ उसे एक स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम अटेंड करना है, जहाँ पे उसे अपने बुक की स्टोरीज पढ़ के सुनाना है। और वो लोग इसके साथ ही ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें ये पता चलता है कि गांगटे भी उसी ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एक मेल नर्स रहता है, जहाँ पे आज मून यंग बच्चों के लिए प्रोग्राम करने वाली थी। सीन फिर से मून यंग पर शिफ्ट करता है। यहाँ पे मिस्टर ली के पास नर्स का फ़ोन आता है और वो उसे बोलती है कि मिस्टर गोदे हवान की सर्जरी के लिए उसके फैमिली की एसेंट की ज़रूरत है, यानी कि उसके फैमिली मेम्बर में से किसी एक को यहाँ पे आके साइन करना पड़ेगा, तभी उनकी सर्जरी हो पाएगी और उनकी पोजीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, सर्जरी बहुत ज़रूरी है। इस पर मून यंग उस नर्स से बात करने लगती है और वो उस नर्स को बोलती है कि तुम जो भी हो ये जान लो कि उस पेशेंट का मुझसे अब कोई रिलेशन नहीं है, वो जिंदा ही क्यों है, उसे मर जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि मून यंग, वो जो पेशेंट भर्ती था वो एक्चुअली मून यंग का पिता है और मून यंग को अपने पिता से कोई खास मतलब नहीं है। इससे हमें ये पता चलता है कि स्टोरी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं कि मून यंग और उसके पिता के रिलेशन सही नहीं हैं।
वो नर्स जिसने कॉल किया रहता है वो उसका नाम रहता है नामजूरी, और एक और नर्स यहाँ पे हमें नज़र आती है जिसका नाम रहता है मिस पार्क। ये दोनों ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल की बहुत ही फेमस नर्स रहती है। आगे हम देखते हैं कि गांगटे अपने कोवर्कर से बातें कर रहा होता है और उसका कोवर्कर गांगटे से पूछता है कि तुम आखिर इतने हॉस्पिटल क्यों बदलते हो, तुमने पिछले 1 साल में 15 हॉस्पिटल बदल लिए, आखिर क्या रीज़न है। पर गांगटे कोई रिप्लाई नहीं देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गांगटे अपने भाई सांगटे को फ़ोन करता है और पूछता है कि वो क्या कर रहा है। इस पर सांगटे कहता है कि वो नूडल्स खा रहा है और ड्राइंग बना रहा है। गांगटे उससे कहता है कि आज हमारे हॉस्पिटल में को मुनयंग आने वाली है जो कि चिल्ड्रन बुक्स की ऑथर है। तो इससे हमें ये पता चलता है, इस सीन में हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि गांगटे का जो छोटा भाई था जो कि ऑटिस्टिक था, वो मुनयंग का बहुत ही बड़ा फ़ैन था। वो उसके सारे बुक्स को पढ़ता था और वो मुनयंग को बहुत पसंद करता था। गांगटे अपने भाई से वादा करता है कि वो आज मुनयंग का ऑटोग्राफ उसके लिए ज़रूर लेकर आएगा। नेक्स्ट सीन में हम मुनयंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के कैंपस में बैठकर स्मोक कर रही होती है। इस पर गांगटे उससे कहता है कि यहाँ पे स्मोक करना अलाउड नहीं है। मुनयंग कहती है कि ये मेरा अंतिम सिगार है, इसके बाद मैं सिगार नहीं पीऊँगी। पर गांगटे उसे तुरंत ही सिगार बंद करने को कहता है। इस पर मुनयंग उससे पूछती है कि तुम्हें पता है किस्मत क्या है। तो गांगटे कुछ नहीं जवाब देता। तो मुनयंग कहती है कि जब आपको किसी इंसान की ज़रूरत हो और वो उसी वक्त आपके सामने आ जाए तो उसी को किस्मत कहते हैं। सीन इसके साथ शिफ्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि मुनयंग बच्चों के लिए कहानियाँ ऑडिटोरियम में सुना रही होती है। जब मुनयंग बच्चों को कहानियाँ सुना रही होती है तभी वहाँ पर एक पागल मरीज आ जाता है जिसकी वजह से उस प्रोग्राम को वहीं पे बंद करना पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पागल मरीज अपनी छोटी बच्ची को खींच कर ले जाता है एक रूम में। पीछे पीछे मुनयंग भी जाती है। वो उस बच्ची को मारने की कोशिश कर रहा होता है। उस बच्ची को बचाने के लिए जब मुनयंग आगे जाती है तो वो पागल उस पर हमला कर देता है, उसका गर्दन दबाने लगता है। यहाँ हमें कुछ फ्लैशबैक्स नज़र आते हैं। उस फ्लैशबैक्स में हम देखते हैं कि मुनयंग का अपना पिता ही उसको गर्दन दबा के मारने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये तो आगे की कहानी में पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल कहानी आगे शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि जैसे ही उसका गर्दन दबाने वाला रहता है तभी पीछे से गांगटे आ जाता है और उसे छुड़ा लेता है। इसके बाद मुनयंग गुस्से में चाकू लेकर उस पागल के ऊपर वार करने ही वाली होती है कि गांगटे अपना हाथ आगे कर देता है और वो चाकू गांगटे को लग जाती है। ये इंसिडेंट के बाद गांगटे को उस हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है और मुनयंग का जो मैनेजर होता है मिस्टर ली, जिस आदमी को तुमने चाकू मारा है, अगर ये बात मीडिया में चली जाती है तो तुम्हारे रेपुटेशन को बहुत ही ज़्यादा घाटा होगा और हमें बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसीलिए मुझे उस आदमी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा जिसके हाथ में तुमने चाकू मारा है। इधर गांगटे अपने घर वापस जा रहा होता है तभी उसका दोस्त उसे मिलता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाइक से छोड़ देता हूँ, और वो दोनों वापस घर जाने लगते हैं। यहाँ पर कहानी शिफ्ट होती है मुनयंग के पास। यहाँ पे हम नर्स जूरी को देखते हैं जो कि मुनयंग के घर आई हुई रहती है उसके सिग्नेचर लेने के लिए। एक्चुअली पिछले सीन्स में हमें ये पता चलता है कि मुनयंग अपने साइन देने से मना कर देती है और वो नर्स जूरी को कहती है कि अगर तुम्हें अपने पेशेंट को बचाने की इतनी इच्छा है तो तुम खुद आकर मेरे साइंस ले जाओ। तो इसी बात पर नर्स जूरी जो है वो मुनयंग के घर उसके साइन लेने के लिए आती है। इधर गांगटे और उसका दोस्त घर जा ही रहे होते हैं तभी रास्ते में उसकी बाइक ख़राब हो जाती है और इन दोनों को बाइक को धक्का देना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम नामजूरी और मुनयंग को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। इस सीन में हमें ये पता चलता है कि नामजूरी और मुनयंग की दोस्ती हुआ करती थी पर आज वो दोस्त नहीं है। अब क्या होता है पिछली स्टोरी में और क्यों ये दोनों दोस्त नहीं है ये तो आगे पता चलेगा। इधर गांगटे अपने दोस्त को कहता है कि वो अपने भाई सांगटे के लिए मुनयंग का ऑटोग्राफ लाना भूल गया है। इस पर गांगटे कहता है कि उसका भाई उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होगा क्योंकि वो मुनयंग का बहुत ही बड़ा फ़ैन है। उसका दोस्त उसे कहता है कि मैं मुनयंग की ऑटोग्राफ कॉपी करने की कोशिश कर सकता हूँ। इस पर उसका दोस्त मुनयंग की ऑटोग्राफ कॉपी कर लेता है और अपने भाई को ले जाकर उसका ऑटोग्राफ दिखाता है। गांगटे जब ये ऑटोग्राफ अपने भाई को दिखाता है तो वो तुरंत पहचान जाता है कि ये ऑटोग्राफ नकली है और वो गुस्से में अपने टेंट हाउस में चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गांगटे को मुनयंग के मैनेजर मिस्टर ली का मैसेज आता है और वो कहते हैं कि आज जो भी कुछ हुआ वो उसके लिए उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं और अगर वो चाहे तो कल उनके ऑफिस आ सकता है।
गांगटे अपने भाई के पास जाता है और को मून यंग की एक किताब उठाकर लाता है और उसे पढ़ने लगता है। वो जब कहानी पढ़ता है तो उसे एहसास हो जाता है कि मून यंग ऐसे बच्चों की कहानियाँ लिखती हैं जो कि हमेशा उदास रहते हैं या फिर अकेले रहते हैं। इधर हम देखते हैं कि मून यंग एक फ़ोटो देख रही होती है, वो फ़ोटो उसके और उसके पिता की रहती है। यहाँ पर एक सीन में हम ये भी देखते हैं कि रात को अचानक सांगटे उठ जाता है और वो तितलियाँ तितलियाँ चिल्लाने लगता है। वो तितलियों से बहुत ही ज़्यादा डरता है और वो रात में नींद में उठकर तितलियाँ चिल्लाने लगता है। अगली सुबह हम गांगटे की लैंडलेडी को देखते हैं। वो गांगटे के दोस्त से पूछ रही होती है कि अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ है, तब भी गांगटे खाली क्यों कर रहा है। इस पे वो कहता है कि मुझे नहीं पता, गांगटे कहीं चला गया है। नेक्स्ट सीन में हम मून यंग के ऑफिस को देखते हैं। मून यंग अपने ऑफिस में इंटर करती है। वहाँ के स्टाफ मून यंग के डर से सारी शार्प ऑब्जेक्ट्स को हटा देते हैं, लेकिन मून यंग की नज़र एक छोटे से शार्प ऑब्जेक्ट पे चल जाती है और वो इस ऑब्जेक्ट को लेकर बोलती है कि ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है, मैं इसे अपने पास रख रही हूँ। आगे हम देखते हैं कि मून यंग अपनी मैनेजर से बात करती है और कहती है कि अभी तक सेक्रेटरी ली क्यों नहीं है। इस पर मैनेजर कहती है कि उसे नहीं पता, हो सकता है वो रास्ते में होंगे। हम देखते हैं कि मून यंग के ऑफिस में गांगटे आ चुका रहता है और वो गांगटे से बात करने के लिए जाती है। यहाँ पर वो गांगटे से पूछती है कि आखिर उसके मैनेजर ने उसे कितने पैसे दिए कल की बातें छुपाने के लिए। इस पर गांगटे कहता है कि तुम्हारा शक्ल तो अच्छा नहीं है, लेकिन बातें तो तुम अच्छी कर ही सकती हो। इस पर मून यंग कहती है अगर तुम पैसे के लिए नहीं आए, किसी और चीज़ के लिए नहीं आए, तो आखिर तुम यहाँ आए क्यों हो। तो इस पर गांगटे कहता है कि मुझे तुम्हारी आंखें दोबारा देखनी थी, क्योंकि तुम्हारी आंखें मुझे एक किसी की याद दिलाती हैं। इस पर मून यंग पूछती है कि तुम्हें किसकी याद दिलाती है, तो उस पर वो कहता है ये आंखें मुझे अपनी एक दोस्त की याद दिलाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी थी और उसके दिल में मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। और इतने के साथ ही सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि मून यंग बचपन की दोस्त रहती है। इस सीन से हमें ये पता चलता है कि जो स्टार्टिंग सीन में जो स्टोरी दिखाई गई थी वो इसी स्टोरी का कैरिकेचर था, मतलब कि कार्टून वर्जन था कि आखिर ये दोनों किस तरीके से बचपन में मिले और इन दोनों के बीच में क्या हुआ था कि ये दोनों अलग हो गए। सो गाइज, यही थी एपिसोड 1 की स्टोरी। एपिसोड 2 की स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे अपडेटेड, स्टे हेल्दी।